प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लॉर्ड लॉरेंस से लेकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक जो अफ़गान पॉलिसी थी ब्रिटिश सरकार की, यानी 1863 से लेकर 1876 तक ब्रिटिश सरकार ने अफ़गानिस्तान में क्या अपनी नीति रखी, इस पर हम आज विचार करेंगे। तो बच्चों, ये बताएं आपको कि सर जॉन लॉरेंस जब भारत में गवर्नर बनकर आया तो उसने अफ़गानिस्तान के प्रति जो नीति अपनाई उसे प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता की नीति के नाम से जाना गया। प्रथम अफ़गान युद्ध के बाद आंग्ल अफ़गान संबंध की महत्ता बहुत बढ़ गई थी। अंग्रेज़ों का अफ़गानिस्तान से जो संबंध था वो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। सर चार्ल्स एटचिंसन ने लॉर्ड लॉरेंस नामक पुस्तक में लिखा है कि इसका कारण भी था, और बोसवर्थ स्मिथ ने अपनी किताब लाइफ ऑफ लॉर्ड लॉरेंस में लिखा है कि उसकी जो अफ़गान नीति थी न तो वो उदार थी और न अनुदार थी, बल्कि एक ईमानदार राजनीतिज्ञ की नीति थी और उसकी संतुलित विचारधारा का ये परिणाम थी। लॉरेंस 1864 में भारत का वायसराय बनकर आया और तब तक अगर देखा जाए तो 1842 के पहले अफ़गान युद्ध से के बाद से पश्चिमोत्तर की जो वो बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे। सिंध पर विजय प्राप्त हो चुकी थी और पंजाब भी नियंत्रण में था, और सीधे सीधे ब्रिटेन जो है वो अफ़गानिस्तान के उसमें आमने सामने था, और यूरोप की जो आवश्यकताएं थी वो इस देश के प्रति कोई नीति अपनाने के लिए उसको बाध्य था कि इसको एक ध्यान से देखा जाए। अफ़गानिस्तान में उस समय दोस्त मोहम्मद दोबारा स्थापित होकर के और 10 साल तक उसने ब्रिटिश नीति उसके सामने अनिश्चित रही थी। 1855 और 1857 में ब्रिटिश अफ़गानिस्तान की जो मैत्री संधियां हुई उसमें 1855 की संधि अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने की थी, और ब्रिटिशों के मित्रों को अफ़गानिस्तान अपना दोस्त समझता और ब्रिटिश के शत्रु को अपना शत्रु समझता, ये इस संधि में तय पाया गया था। 1862 में ब्रिटिश और अफ़गानिस्तान के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया। दोस्त मोहम्मद जो था उसने हेरात पर जो है हमला किया और 1863 में इसे अपने हस्तगत कर लिया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। और यहाँ पर एक दृष्टि जाती हमारी कि रूस जो है वो बुखारा के खनातों में और खीव के क्षेत्रों में और समरकंद तक वो तटस्थ था, लेकिन उसकी भी विस्तारवादी नीति उसने अपनानी शुरू की, और इससे ब्रिटिश संदेह में पड़ गए कि मसला कहीं गंभीर ना हो जाए। ब्रिटेन में 2 तरह के विचारक थे। मेजर जॉन जैकब ने, जिसे सिंध स्कूल का विचारक कहा जाता है, वो कहता था, जिसमें ग्रेन और हेनरी रॉलिंसन ने भी वो कहा था कि जो उसकी फॉरवर्ड नीति में विश्वास करते थे, और वो क्वेटा के जो है वो अधिकार करने की बात करते थे। दूसरा जो है वो पंजाब स्कूल कहलाता था,
जिसमें हर्बर्ट एडवर्ड्स और हैरी लम्सडेन थे। ये रूसियों के हाथ में अफ़गानिस्तान के जाने से बचाना चाहते थे, लेकिन वो ये बार बार कहते थे कि हम खुद अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं करना चाहते। लॉर्ड लॉरेंस ने काबुल, बुखारा और यारकंद के व्यापारिक मिशन को रखना ही लाभकर माना। लॉरेंस ने ये जो नीति अपनाई उसकी आधारभूत नीति ये थी कि अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए, जो वहाँ का मजबूत अमीर हो उसको मजबूत बनाया जाए। भारत और रूस के बीच में अफ़गानिस्तान को एक मित्र देश के रूप में स्थापित करके एक सीमा रेखा खींच दी जाए जो ब्रिटिश के प्रभाव क्षेत्र में हो। इस नीति के कार्यान्वयन को लॉर्ड लॉरेंस की प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता का, जैसे मैंने बताया, कि नाम दिया गया था। इसकी अफ़गान नीति की परीक्षा 1863 के बाद शुरू हुई, क्योंकि दोस्त मोहम्मद के 16 लड़के थे और उनमें आपस में काफ़ी संघर्ष था। पहला शेर अली जो उसका उत्तराधिकारी चुना गया, और उसमें एक अफजल था, दूसरा अजीम था। लॉरेंस जब गवर्नर बनकर आया तो शेर अली ने खुशी जाहिर की। 1864 में एक दूत, मैत्री दूत, उसने मित्रतापूर्ण ख़त के साथ भेजा और 6000 मस्केट भी उसने तोहफे में भेजे थे। उसके बेटे मोहम्मद अली को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करने की उसमें निवेदन किया गया था कि भविष्य में, और लेकिन लॉरेंस ने उसकी ये भेंट जो है वो लौटा दी। और बच्चों, इस बीच अमीन जो था उसने कंधार को आज़ाद करने की कोशिश की और ब्रिटिशों से अपने लिए उसने स्वीकृति मांगी, लेकिन लॉरेंस ने उसकी बात को रद्द कर दिया। ये लड़ाई जो थी उनके उत्तराधिकार की, उसमें अंततः शेर अली ही जीता, और उसमें वो चाचा भतीजे दोनों वहाँ मार दिए गए। लेकिन चूंकि शेर अली का लड़का मोहम्मद अली मरा था, इसलिए उसमें जो है वो शेर अली लगभग पागल की स्थिति में आ गया और लगा कि गद्दी उसके हाथ से निकल जाएगी। उधर जो एक गुट बना था वो जीतता हुआ आगे बढ़ा। काबुल में उसको जो है वो क्या कहते हैं कि उसका अभिनंदन भी किया गया, और इस तरह से जो है वो वहाँ पर ब्रिटिश ने एक चीज़ स्पष्ट कर दी थी कि वो उनके आपसी झगड़े में किसी का भी साथ नहीं देंगे। विद्यार्थियों, उस राष्ट्र के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध था वो आगे के शासकों तक भी रहा, क्योंकि जब वो गजनवी और कंधार की ओर रवाना हुआ और उस समय लॉरेंस ने जो ब्रिटिश एजेंट था उसे अफजल के पास जाने से उसने मना कर दी, और शेर अली से संबंध को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश नीति नहीं थी, उसे उसी स्थिति में स्वीकार किया गया। अफजल ने कंधार पर तो अधिकार कर लिया था, ब्रिटिशों ने उसे वहाँ का शासक मान लिया, और शेर अली ने हेरात पर अधिकार किया, उसे वहाँ का मान लिया। शेर अली ने लिखा कि अगर ब्रिटिश सहायता नहीं करेंगे तो फारस और रूस से मदद लेगा। लॉरेंस ने इसका तुरंत जवाब दिया कि जो काबुल का शासक होगा वो उसके पक्ष में होगा, और
मध्य एशिया में रूस और इंग्लैंड के प्रभाव सीमा को निश्चित करने के लिए समझौता होना था। उधर रूस क्रीमिया के युद्ध से उबर करके और अफ़गानिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा तक आ चुका था। खोखंद, बुखारा और खीव के उज़्बेक खनातों के पास तक वो पहुंच गया था। समरकंद को उसने अपने अधिकार में ले लिया था। लॉर्ड लॉरेंस ने ब्रिटेन में अपनी सरकार को लिखा कि वो रूस से कोई समझौता करें। लॉरेंस के शब्दों में अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह संगठित और पूरी तरह सुसज्जित और पूरी तरह अनुशासित सेना भारत की सीमा में रखने का पक्षधर था। ब्रिटिशों की अपनी ईमानदारी पर वो भरोसा करना चाहता था और उसकी जो लॉरेंस की नीति का जो विकास होता है वो काबुल की गद्दी शेर अली ने दोबारा जब प्राप्त कर ली तो उसे ब्रिटिश सहायता उपलब्ध कराई गई। मध्य एशिया को एक तटस्थ क्षेत्र के रूप में बनाया गया और बच्चों आप ये समझिए कि 1867 में अफजल की मौत होती है और उसका उत्तराधिकारी अजीम होता है। देश में वहाँ अफ़गानिस्तान में एक तरह से अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है, लेकिन फिर भी अजीम को फिर तुर्किस्तान भागना पड़ता है और शेर अली अब पूरी तरह से जो है वो एक निर्विवाद शासक था, वहाँ का अमीर था। उसकी सदिच्छा और उसकी मित्रता से ही शांति हो सकती थी, जिसमें ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा का हित चिंतन हो सकता था। ये मैत्रीपूर्ण संबंध बने रह सकते थे। इसलिए लॉर्ड लॉरेंस ने अमीर को 60,000 पाउंड की भेंट भेजी और कुछ हथियार भेजे और उसे मिलने के लिए भारत निमंत्रित किया। लेकिन इसी समय लॉर्ड लॉरेंस का तबादला होता है, वो यहाँ से अवकाश मुक्त होकर के चला जाता है। पद छोड़ने के पहले उसने फिर एक ख़त लिख करके 60,000 पाउंड और भेजने की बात उसको लिखी थी और शेर अली भारत की तरफ रवाना होता है। 27 मार्च 1869 को अम्बाला में उसकी लॉर्ड लॉरेंस के उत्तराधिकारी नए वायसराय लॉर्ड मेयो से मुलाकात होती है। विद्यार्थियों, एक रूसी अखबार ने उस समय लिखा था कि एक दीवार का पहला पत्थर रख दिया गया जो भारतीय आंग्ल सरकार जो थी और रूसियों के बीच में एक बड़ी दीवार, एक बड़े मकान का जो है वो बनाने की बात यहाँ से शुरू होती है। डॉडवेल ने लॉरेंस की नीति की आलोचना की और ये कहा कि उसकी जो प्रभुत्वपूर्ण निष्क्रियता की नीति थी वो आने वाली घटनाओं की प्रतीक्षा के अलावा कुछ भी नहीं थी। उसकी नीति पुराने सिद्धांतों पर आधारित थी कि राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति न अपनाई जाए और शेर अली भी संतुष्ट नहीं था कि अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के अलावा कुछ भी नहीं किया, वे केवल समय पास करते रहे। ये सब डॉडवेल ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि उसकी ये कमज़ोर नीति के इसकी वो थी जिम्मेदार थी। डॉक्टर मजुमदार ने एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी लिखा था कि लॉर्ड लॉरेंस की नीति ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत लाभकर नहीं थी बल्कि अलाभकर थी। अफगान अपने आपसी संघर्ष में अपने को अलग रखने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पेचीदगी न पैदा हो जाए उनमें वो सफल रहा और ये ऐसा वो था
बच्चों की सर चार्ल्स एटचिंसन ने लिखा था कि लॉर्ड लॉरेंस ने जो नीति अपनाई वो सामान्य रूप से स्वीकार की गई। लॉर्ड मेयो की भी नीति उसी तरह चलती रही, बल्कि एटचिंसन ने लॉर्ड लॉरेंस नाम की किताब में लिखा है कि वही नीति लॉर्ड मेयो की विकसित हुई और ब्रिटिश सैनिक अमीर के विद्रोहियों को दबाने के लिए नहीं भेजे जाते थे। मेयो ने अमीर को आश्वस्त किया कि जो उसके पहले की ब्रिटिश नीति थी लॉर्ड लॉरेंस की, उसे जारी रखा जाएगा, बदला नहीं जाएगा। दरअसल बात ये थी, बच्चों की इतिहास में यह सर्व प्रमाणित है कि अफ़गानिस्तान को जीता तो जा सकता है, लेकिन उसकी जो भौगोलिक बड़ी भयंकर परिस्थितियां हैं उनमें कोई भी वहाँ अधिकार नहीं बना सकता है। लेकिन ब्रिटिश हितों की देख रेख बाहर से की जा सकती थी। अफ़गान हितों के मामले में लेकर आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं थी और फॉरवर्ड नीति अपना करके कोई बहुत सफलता की आशा नहीं की जा सकती थी। लॉर्ड लॉरेंस की नीति ने ब्रिटिश हितों की रक्षा की, अनावश्यक कठिनाइयों से ब्रिटेन को बचाया और बाद के एक दशक तक ये नीति ठीक उसी तरह चलती रही जैसे उसने जारी की थी। 1881 के बाद व्यवहारतः ब्रिटिशों को लॉरेंस की नीति पर वापस होना पड़ा था, जो 1919 तक चली, क्योंकि इतिहास इसे प्रमाणित करता है। और रॉबर्ट्स ने ये लिखा था कि लॉर्ड लॉरेंस की नीति पूरी तरह बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण थी और उसे समझबूझ वाली कहा जाएगा। बच्चों, इस समय जब लॉर्ड मेयो भारत आता है 1869 में, तो उसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिसरायली को ये लिखा कि मैं, अगर मुझे छूट दी जाए तो मैं अपनी नीति ऐसी बनाऊंगा कि मकरान के रास्ते होकर तुर्किस्तान और चीन तक हम एक स्वतंत्र राज्यों की और दोस्तों की एक ऐसी पेटी बना सकते हैं कि वहाँ पर वो हमेशा ब्रिटिश हितों की रक्षा होती रहे। और ये बात ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया में एस गोपाल ने अच्छी तरह उसको विवेचित किया है। लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो ने बहुत सावधानी से हस्तक्षेप न करने की नीति को जारी रखा। शेर अली 1869 में जब आता है तो उसे बड़ी इज्जत दी, वायसराय ने उसका बड़ा शान से स्वागत किया और उसने, अमीर ने निवेदन किया कि उसे एक निश्चित वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाए और बाद में उसके बड़े लड़के की जगह उसके छोटे बच्चे अब्दुल्ला जान को उसका वारिस माना जाए। मेयो के लिए ये बात पूरी तरह मान लेना मुश्किल था। उसने कूटनीति का रास्ता अपनाया। उसने अमीर को ये लिखित आश्वासन दिया कि उसे नैतिक समर्थन देगा, आर्थिक सहायता देगा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। लेकिन अमीर पूरी तरह संतुष्ट होकर लौटा, क्योंकि उसने जो लॉर्ड मेयो की व्यक्तित्व का और जो ब्रिटिश दरबार का जो वैभव देखा, उसके दबदबे में वो एक सम्मोहित हो गया। लॉर्ड मेयो ने चलते समय उसे तोपखाने की 2 बैटरियां और कुछ हथियार भी दिए। अमीर ने चलते वक्त कहा था कि ईश्वर ने चाहा और वो जीवित रहा या जब तक उसकी सरकार रही तो ब्रिटिश सरकार से उसकी दोस्ती और सदिच्छा की जो आधारशिला रखी गई है वो कभी कमज़ोर नहीं हो पाएगी। आर्थर स्विंसन ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नामक पुस्तक में
इसको बड़ी सुंदरता से इस मुलाकात को वर्णित किया है। वायसराय पूरी तरह संतुष्ट था और पहली बार उसे एक विश्वस्त मित्र मिलने की आशा थी और वहाँ पर ब्रिटिश के लिए बड़ी संभावनाएं बढ़ गई थी। इसी बीच शेर अली के लड़के याकूब खान ने, जो बड़ा लड़का था, उसने हेरात पर अधिकार कर लिया। फिर उसने पिता के पास क्षमा याचना के लिए ख़त भेजा। लॉर्ड मेयो ने कहलवाया कि वो समझौता कर ले। ब्रिटिश लाभ इसी में था, वो किसी की नहीं देखते थे, केवल वो ब्रिटेन का लाभ देखते थे और किसी के आपसी संघर्ष में वे नहीं पड़ना चाहते थे। ये अमीर समझ गया कि उसे अकेले ही जो कुछ करना है वो करना है। लॉर्ड मेयो ने जो ये क्या कहते हैं कि कहा था एक बार, ये एस गोपाल ने ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया में लिखा है कि मैं मध्य एशिया में ऐसा बना सकता हूँ कि जो रूस का पेट फाड़ डाले। लेकिन लॉर्ड मेयो ने तुर्की और फारस को भी, जो इसमें 1869 के बाद जोड़ करके और ब्रिटेन की सरकार में उसने लिखा कि तुलनात्मक रूप से फारस, तुर्की और रूस को किसी बड़े एशियाई देश से संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं है और एशिया में ब्रिटिश लाभ या प्रभाव पूर्णतया सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें हस्तक्षेप न करने की ही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में विशेश्वर प्रसाद ने इस बात को स्पष्ट किया। बच्चों, लॉर्ड मेयो के बाद 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत आता है और इस समय तक जो रूस की विस्तारवादी नीति थी वो खीव के खनातों तक पहुंच चुकी थी। वो एक ख़तरा दिखाई पड़ने लगा था। 1873 में फिर अफ़गानिस्तान ने ब्रिटिश से एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की और अपने को गद्दी पर सुरक्षित पाने के लिए अमीर ने शिमला में अपने राजदूत को भेजकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक से बातचीत किया और उससे आश्वासन मांगा कि अगर रूस हमला करता है तो ब्रिटिश सरकार उसकी सहायता करेगी। वायसराय ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि ये पूर्णतया ब्रिटिश संबंध की बात स्वीकार करने की तरह की, अगर हम आक्रमणकारियों को ढकेलते हैं, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसे ठुकरा दिया कि अमीर को अगर कोई भौतिक सहायता दी गई तो उसको अनावश्यक रूप से एक आशा उत्पन्न होगी और अमीर इससे बड़ा नाराज़ हुआ। उसने 5000 राइफलों की भेंट तो स्वीकार कर ली, लेकिन वायसराय के भेजे गए 10 लाख रुपए को लेने से उसने मना कर दिया। शेर अली पर इस बात का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसमें दो बातें उसको खटक रही थी कि लॉर्ड मेयो के समय में सिस्तान को के सीमा संबंधी झगड़े में मध्यस्थता क्यों बिना मतलब की गई और इसका असर जो है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ गया। दूसरा ये कि उसके बड़े लड़के को उत्तराधिकारी न बनाने की बात को ब्रिटिश ने कोई उस पर स्वीकृति नहीं दी थी। अमीर ये समझ गया था कि उसे रूस की तरफ भी हाथ बढ़ाना चाहिए। रूसी तुर्किस्तान का गवर्नर जनरल कौफमान 1870 में अमीर को दोस्ती का ख़त भेजता है, लेकिन अमीर के ऊपर अभी लॉर्ड मेयो का जादू बरकरार था। फिर भी रूस और अफ़गानिस्तान के बीच पत्राचार बहुत तेज़ी से शुरू होते हैं और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जो लॉर्ड लॉरेंस की
जो एक निष्क्रियता की नीति थे उसी का एक बड़ा समर्थक था। 1873 तक अमीर जो है वो अफ़गानिस्तान में एक प्रबुद्ध शासक के रूप में स्थापित हो चुका था और उसने जो है वो ब्रिटिशों की ओर ही अपना पक्ष लिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने उसे एक बार डांटा भी कि वो अपने बड़े लड़के याकूब खां को कैद में क्यों रखे हुए है। 1874 में इंग्लैंड में मंत्रिमंडल बदल गया और ग्लैडस्टोन की जगह डिज़रायली वहाँ का प्रधानमंत्री बना और एग्रिल की जगह सैलिसबरी भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना। डिज़रायली ने अपने जो पूर्वाधिकारी थे यानी ग्लैडस्टोन की मध्य एशिया की वो नीति को ये कहता था कि उसने मध्य एशिया में ब्रिटिश प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। इस बीच में कॉफमान जो है वो शेर अली को लगातार चिट्ठियां लिख रहा था और ब्रिटिशों ने इसका विरोध किया। समस्या समाधान के लिए लॉर्ड लॉरेंस की पुरानी नीति को बदलना और दो दिशाओं में अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करना, पहली ये कि ब्रिटिश अफ़गानिस्तान के नेतृत्वपूर्ण स्थिति अर्जित करें, दूसरे कि अमीर अपने वहाँ एक ब्रिटिश एजेंट स्वीकार करे। कलात खां में बातचीत शुरू हुई और ब्रिटिश ने क्वेटा पर अधिकार की शुरुआत की। कलात में ब्रिटिश एजेंट नियुक्त हुआ, संभवतः आगे और जगहों पर भी नियुक्त होना था। 1876 में अमीर ने इसे अस्वीकार कर दिया और एक संधि के जो हुई उसमें ब्रिटिश को क्वेटा प्राप्त हो गया। सैलिसबरी ने नॉर्थब्रुक को ये समझाने की कोशिश की कि ब्रिटिश एजेंट हेरात में रखा जाए और कंधार में भी रखा जाए, जिससे सही और सूचनाएं लगातार मिलती रहें, सावधानी की नीति अपनाई जाए। एक औपचारिक घोषणा की संस्तुति नहीं कर सकता था कि हेरात में ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की बात हो और नॉर्थब्रुक ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि अमीर के प्रति आपके संदेहों पर मुझे विश्वास नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वायसराय की बात सुनने को तैयार नहीं था और उसने एक शिष्टमंडल भेजने की बात की। जाहिर था कि छोटे राजनीतिक लाभ के लिए अब उसे आगे ले जाने के लिए लाभ को कोई न कोई बहाना खोजना होगा और ज़रूरत पड़ी तो कोई बहाना पैदा करना होगा। लेकिन लॉर्ड नॉर्थब्रुक इस पक्ष में नहीं था और उसने जो है वो बेहतर समझा कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे, यहाँ से चला जाए। लेकिन उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक चेतावनी का ख़त भेजा कि ब्रिटिशों के लिए अफ़गानिस्तान में कदम बढ़ाना अनावश्यक और महंगे युद्ध को न्योता देगा जो बहुत दिनों तक चल सकता है। बर्नार्ड मैलेट ने थॉमस जॉर्ज अर्ल ऑफ नॉर्थब्रुक में ये बात लिखी है और क्रोमर ने लिखा कि भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में नॉर्थब्रुक ने लॉरेंस की परंपरा से ही चला। यहाँ के जो देशी राजा थे उनके हितों का वो समर्थक था और वो मानता था कि उनके अधिकारों की अवहेलना एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी। और यही हुआ कि लॉर्ड लिटन ने जब इस नीति को बदला तो भयानक परिणाम हुए और फॉरवर्ड नीति वालों ने नॉर्थब्रुक को दोषी ठहराया था उस समय। लेकिन लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ऐसे सवाल पर पद त्यागा था कि मैलेट की दृष्टि में उसे भारतीय हित का अपने पहले जो ब्रिटिश पूर्वाधिकारी थे उनकी तुलना में एक मसीहा बना दिया।
लॉर्ड क्रोमर ने इसकी आलोचना की है, लेकिन मेरे बच्चों, आपने देखा कि इस हमारे अध्ययन के बीच में ब्रिटेन के 3 गवर्नर वायसराय आते हैं 1863 से 1876 के बीच में, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और उन्होंने जो नीति अपनाई उसे साफ है कि इन तीनों की नीति लगभग एक जैसी रही कि वो अफ़गानिस्तान के मामले में आंतरिक उनके झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ब्रिटिश हितों की रक्षा इसी में थी। धन्यवाद।